हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। लीजिए, मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं और आज से हम भूगोल की नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 11 भूगोल। कक्षा 11 भूगोल में हम जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको दे दिया था और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा बेटा, ये जो कक्षा 11 भूगोल है ना, वो आपके केवल एक क्लास के बारे में नहीं है, ये आपकी कंपटीशन क्लास के लिए। आप जब आगे अब क्लासों में आगे कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे लेक्चरर का दे, चाहे सेकंड ग्रेड का दे, कहीं पर भी दे, तो वहां पर ये प्योरली ये सब्जेक्ट आपके पास में आएगा। और इसका पहला जो पार्ट था, मैंने बताया था आपको, पहले पार्ट का नाम था भूगोल एक विषय के रूप में। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये पार्ट एक तरीके से यूं मानकर चलिए जैसे आध्यात्म होता है, हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, जहां पर हम हमारे लिए एक अच्छी बातें आती है, उस तरीके से पाठ है। यहाँ पर आपको सिद्धांत नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको नियम नहीं मिलेंगे, लेकिन भूगोल क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या है भूगोल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बस आपका साथ चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप भूगोल आपको अच्छी लगती है, आप भूगोल से प्यार करते हैं, तभी यहाँ पर है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, पाठ पाठ में है, हम सबसे पहले देखें, आपके सामने चीजें आ रही है कि भूगोल। तो भूगोल पहले क्या था और अब क्या है, ये भूगोल आपने पहले किस रूप में पढ़ा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर जितना बोल रहा हूं, आपको हर शब्द को ध्यान से सुनना है। मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना अपन बोलेंगे उसके साथ में काम करेंगे। भूगोल पहले क्या था और अब क्या है। तो देखो सर, भूगोल पहले की बात करें तो भूगोल को पहले हमने 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, हमने 8th में पढ़ा है, हमने 10th में पढ़ा है। लेकिन वहां पर केवल हमने सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ा है। जब भूगोल भी पढ़ा था, हमने इतिहास से पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन वहां पर आप भूगोल केवल पढ़ रहे थे सोशल साइंस के रूप में। किसके रूप में पढ़ रहे थे? सोशल साइंस के रूप में। लेकिन अब आपको भूगोल क्यों पढ़, आप भूगोल कहां पढ़ रहे हैं? अब भूगोल आप अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आप 11th के विद्यार्थी हैं, 10वीं के बाद आपने विषय लिया है, और विषय में क्या लिया है आपने? भूगोल लिया है। यानी आप भूगोल से प्रेम करते हैं, भूगोल से प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। तो भूगोल पहले क्या था, किस रूप में पढ़ रहे थे हम? सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ रहे थे। लेकिन अब भूगोल को हम स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, जहां पर हमें भूगोल को गहराई से जानना है। ठीक है, आगे हमारे पास पहला प्रश्न आता है। जब भूगोल के बारे में हम आते हैं तो बेटा यहां पर हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। अब भूगोल क्या है हम सबकी बात करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न बनता है कि सर हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। आप यहां पर आए हैं, हमने कक्षा 11 में भूगोल ली है हमने, तो भूगोल हमको पढ़ना क्यों चाहिए, क्या जानने को मिलेगा हमें। तो यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन देखिए किताब में जो लाइन है बेटा, कठिन तो है लेकिन बड़ी अच्छी है, कि भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। ये लाइन बिल्कुल बाउंसर की तरह निकली होगी आपके पास में, समझ भी नहीं आई होगी, लेकिन अब मैं समझाता हूं। देखिए, आप ये मानकर चलिए, भूगोल के अंदर ये मानकर चलिए कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है जी, हम इसको यहां पर देख लेते हैं कि हमारी यहां पर ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या मिल रहा है आपको? इस पृथ्वी पर सर हमको पर्वत भी मिलते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, आपको पठार भी मिलते हैं, मैदान भी मिलते हैं। यानी ये जो रूप मिल रहा है ना, ये रूप क्या है सर? ये रूप है भौतिक पर्यावरण, इसको हम भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, प्रकृति है एक तरीके से। लेकिन इस पृथ्वी पर एक जीव है जिसका नाम है मनुष्य। क्या नाम है जी? मनुष्य है। इस मानव ने कई प्रकार के परिवर्तन करने शुरू कर दिए हैं, सामाजिक, राजनीतिक। अगर हम बात करें, प्राचीन समय से बात करें, तो मनुष्य प्रकृति के अधीन था। अब जनजातियों को देखिए, वहां पर प्रकृति के अधीन रहकर वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए प्रकृति पर निर्भर था। फिर उसने धीरे धीरे विकास किया। आज ये विकास की यात्रा है। आज मेरे हाथ में पेन है, मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो ये शुरुआत से थोड़ी है, हम धीरे धीरे गुरुकुल से बढ़ते बढ़ते इस यात्रा पर आए हैं। तो धीरे धीरे हमारा विकास अलग अलग हुआ है। तो मानव ने भी यहां पर कई प्रकार के कार्य किए, उन कार्यों को भी पढ़ना है। ठीक है, उन कार्यों को भी पढ़ना है, लेकिन ये कार्य समान है क्या? अगर आप देखें, अगर हम भारत की भी बात करें तो क्या बताइए, भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल हर क्षेत्र के हिसाब से समान है क्या? नहीं जी सर, कहीं पर गेहूं उग रहा है, कहीं पर चावल उग रहा है, ठीक है, कहीं पर आपके पास में कपास, जूट है। तो हर क्षेत्र के हिसाब से विभिन्नता है, आप समझिएगा, हर क्षेत्र के हिसाब से विभिन्नता है। और उन विविधताओं को देखना ही काम नहीं है, उन विविधताओं का कारण जानना, ये भूगोल का एक भूगोल का एक उद्देश्य कहलाता है। अब आप उस परिभाषा को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, भूगोल आपको विविधता समझने, विविधता कैसी?
ध्यान समझना, विविधता ऐसी कि क्षेत्र के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, जो स्थान है वहां पर अलग अलग विविधता है। आप अलग प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं क्योंकि आप गर्मी वाले इलाके में रह रहे हैं। जो ठंडे इलाकों में रहेंगे उनके वस्त्र अलग होंगे, खान पान आपका अलग होगा, उनका खान पान अलग होगा। तो भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में अलग अलग होगी विविधता, और समय के संदर्भ में कैसे? जो आज से 100 साल पहले विकास था मनुष्य का, वो आज नहीं है। समय के साथ में विकास की यात्रा बदल रही है। तो इसके संदर्भ में विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले जो हमने देखे उनके कारकों की खोज भी करना है। समझ रहे हैं आप? आपको बिल्कुल शांत रहना है। जब आप पृथ्वी पर देख रहे हैं तो आपको देखना है कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले पृथ्वी पर भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण कैसा था, वो कैसा था, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से धीरे धीरे बदल रहा है। उसको आपका अध्ययन करना, भूगोल को हमको इसलिए पढ़ना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ मानवीय पक्ष, क्योंकि मानव को हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक बार बताऊंगा आपको, हम प्रकृति के नाम लेते हैं, नेचर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में केवल पेड़ पौधे आते हैं। हम मनुष्य को भूल जाते हैं, जानवरों को भूल जाते हैं। हम भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है। तो मानवीय पक्ष जो विभिन्नता लिए हैं उनके कारकों को जानना, भूगोल को पढ़ना चाहिए। और मैं एक स्पष्ट रूप में लिखूं, आपको सरल शब्दों में करूं, अगर आपको भौतिक पर्यावरण के बारे में जानना है, पेड़ पौधों के बारे में, पठार के बारे में, तो भूगोल पढ़ना है आपको। अगर आपको मानव ने इस पृथ्वी पर कितना विकास किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या आप कक्षा 12 में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अगर उसको जानना है तो भूगोल पढ़ना जरूरी है। अगर आपको मानव विकास की यात्रा जाननी है तो आपको भूगोल पढ़ना जरूरी है। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, वो जानना है तो हमें भूगोल पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हैं आप बात? तो भूगोल हमें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अंदर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और उसके सामान्य जो ऊपर जो वर्गीकरण, जो चीजें हो रही है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक लाइन बड़ी अच्छी है यहां पर, देखिए आप, यहां पर क्या है कि पृथ्वी जो है ना, वो भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण से मिलकर बनी है। पृथ्वी को आप अलग नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। पृथ्वी को आप ये नहीं कह सकते कि पर्वत, पठार और मैदान से बनी है। आप पृथ्वी को ये नहीं कह सकते कि केवल मानव भी है। दोनों को मिलाकर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, या पृथ्वी को हम पृथ्वी का वर्णन कर सकते हैं, पृथ्वी को हम देख सकते हैं। बात क्लियर है? तो भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। कई पक्ष हैं, आपको भौतिक पर्यावरण के बारे में जानना है, आपको मानवीय पर्यावरण के बारे में जानना है, आपको भूगोल की विकास की यात्रा जाननी है, आपको संसाधनों के बारे में जानना है। अगर मुझे विकास करना है, आप आगे पढ़ेंगे 9th में, आपने पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास। वहां पर यह कि मनुष्य विकास कर रहा है तो संसाधनों का उपयोग करेगा, कि कहां पर मिट्टी है, कहां पर जल है, कहां पर वन्य जीव है। तो वो पता कैसे पड़ेगा? जब आप भूगोल पढ़ेंगे बेटा, तभी तो पता चलेगा। तो इन सब के बारे में हमको जानना है। आगे क्या है, भूगोल क्या है, ये दूसरा प्रश्न आता है हमारे दिमाग में। दूसरा प्रश्न आता है भूगोल क्या है ना। बड़े विस्तार, आराम से समझेंगे बेटा ना, मैं चीजों को खोलकर सिखाऊंगा आपको बिल्कुल आराम से। भूगोल, पृथ्वी हमारा घर है, हम ये मानते हैं। अब भूगोल क्या है, मैं ये बताऊं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भाई आपका घर है, तो आपका घर कैसे बना है। सर आप बोलेंगे सर मैं एंट्री करता हूं गेट में तो एक सामने किचन है, फिर बेडरूम है, पूजा का मंदिर है, टॉयलेट है, इन सबको मिलाकर हमारा घर बनता है। तो पृथ्वी भी तो ऐसी हुई। पृथ्वी केवल, आप अगर अब बात करें, हम पर्वत की बात कर लें, पठार की बात कर लें, मैदान की बात कर लें, क्या उससे पृथ्वी बनी है क्या? नहीं जी। यहां पर एक जीव है, मैं आपको बता चुका हूं अभी, जिसका नाम है मानव। उस मानव ने भी कई निर्माण किए हैं। यहां पर भवनों का निर्माण किया है, सड़कों को काट के सुरंग का, पहाड़ों को काट के सुरंग का निर्माण किया है, कोई ब्रिज बनाए हैं इसने, जो भी परिवर्तन किया है उन सबको ही तो पढ़ना जरूरी है। तो भूगोल में उसका वर्णन करना है ना। तो अब यहां पर लाइन देखिए, आप समझिए आप इसमें कि भूगोल, पृथ्वी हमारा घर है, किससे बनी है? ये भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण से बनी है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप। और भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, लेकिन किसको साथ में लेकर? मनुष्य को लेकर। तो मानव के विकास के संदर्भ में भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि मानव को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तो भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। समझ रहे हैं आप? मानव को साथ लेकर। और एक बड़ी शानदार लाइन बेटा इसमें अच्छी है, मैं इसको जब मैं पढ़ता हूं ना, ऐसा लगता है कि 2-3 बार पढ़ूं इस लाइन को। एक तरीके से कैसा लग रहा है, वो कवि ने कोई बात कही है, आप समझिएगा कि भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीक विकास से प्राप्त उपकरणों के द्वारा प्रदर्शित किया है। बिल्कुल लाइन आपको सोचोगे सर क्या है ना, ऊपर से निकल गई, बाउंसर हो गया होगा बिल्कुल। लेकिन आप समझिए, आप भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है। आप जब कभी शादी में जाते हैं तो एक स्टेज होता है,
उस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। वो स्टेज आपको एक जगह देता है, आप उस पर परफॉर्म करते हैं, आप जो भी डांस कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, अपने एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपना कौशल दिखा रहे हैं। तो वैसे ही भूगोल क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक पृथ्वी है और यहाँ पर जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, मिट्टी है, जल है, वो आपको मंच प्रदान कर रही है। किसको? मनुष्य को। कि आप अपनी योग्यता के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, आपके पास में जो कौशल है, जो तकनीक है, उसके बल पर आप यहाँ पर ड्रामा प्रस्तुत करो, यानी यहाँ पर अपने विकास की यात्रा लिखो। समझ रहे हैं आप? तो भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रदान कर रहा है और मनुष्य, अब इसमें चीजें रटनी नहीं है, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी तकनीक के द्वारा, अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा, अपने जो भी उपकरण है उसके द्वारा, खासकर तकनीक के द्वारा एक ड्रामा प्रस्तुत करता है। ड्रामा ही तो है ये। आज पृथ्वी पर आप देखेंगे कहीं पर घर बने हुए हैं, कहीं पर ब्रिज बने हुए हैं, आज सुरंग बनाई जा रही है, ड्रामा ही तो है। ड्रामा इसलिए कह सकते हैं कि पृथ्वी जब तक आप विकास में पृथ्वी प्रकृति के साथ चल रहे हैं तब तक वो सही है। जब प्रकृति को लगेगा कि विकास में प्रकृति को हानि हो रही है तो सबको वो बिखेर देगा, सबको मिटा देगा। तो ये एक मंच है जो पृथ्वी पर प्रकृति हमको प्रस्तुत कर रही है और मनुष्य अपने कौशल के माध्यम से वहां पर एक विकास की यात्रा लिख रहा है। बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये एक हमारे भूगोलवेत्ता है, इरेटोस्थनीज नाम है इनका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया? भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। ग्रीक विद्वान थे ये, ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने क्या कहा? दो शब्द लिए, समझिएगा, इन्होंने दो शब्द लिए। एक तो लिए जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है सर। अच्छा, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है? माफ कीजिएगा, ग्राफोस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना होता है। और मैंने अभी आपको जो कहा ना, पृथ्वी का वर्णन, वही तो कहा, जियोग्राफी। तो जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोस यानी वर्णन करना। बस एक लाइन जोड़ दी, मानव विकास के साथ में वर्णन करना। और ये दोनों शब्द किसके हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। यहां से प्रश्न बनता है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोस यानी वर्णन करना, जिसको हम अब क्या बोल लेते हैं? हम जियोग्राफी कर लेते हैं। ओके जी, आगे देखिए आप, परिचय। अब हम भूगोल का परिचय लेते हैं। हमने भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमने ये पढ़ लिया। आप ये भी देख रहे हैं कि भूगोल क्या है। आपने इस यात्रा के अंदर भी बड़े आनंद के साथ में मेरे साथ यात्रा करी है। अब भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, सर ये क्या चीज है? अरे बेटा, आपको समझाया था मैंने कि 9th क्लास पे आपने सामाजिक विज्ञान के विषय में लिया, जहां पर इतिहास था, जहां पर राजनीतिक शास्त्र था, जहां अर्थशास्त्र था, जहां भूगोल था। जब चारों को आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो यानी कोई ना कोई चीज से जुड़ी हुई तो होगी, चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई होगी। तो हमको ये देखना है कि भूगोल का अन्य विषयों से संबंध है। आप ये मानकर चलिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आप ये मानकर चलते हैं, यहां पर इसको यहां पर देखते हैं हम, यहां पर देखिए आप, अगर आप मुझे बताइए, हम भारत के रेफरेंस की बात करते हैं, अगर आप मुझे बताइए कि आपके यहां पर पानीपत का युद्ध हुआ है, आपने पढ़ा है, आपने 9th में इसमें पढ़ा है, हरियाणा के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था यहां पर, ठीक है। तो ये युद्ध यहीं पर क्यों हुआ? जो वहां से आक्रमणकारी आए उन्होंने यहीं पर युद्ध क्यों किया? ये इतिहास की घटना है, इतिहास की घटना है ना बेटा, कि पानीपत का युद्ध यहां पर हुआ। लेकिन ये भूगोल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आपके हिमालय थे। जब यहां से आक्रमणकारी आते हैं, उत्तर पश्चिम से आते हैं, तो ये पहाड़ी, यहां पर हिमालय था, पाकिस्तान में हिंदू कुश था, आपके सुलेमान था, अफगानिस्तान में हिंदू कुश था, पाकिस्तान में आपको सुलेमान था। तो जब यहां पर आते हैं तो इनको यहीं पर मैदान मिलता है। तो युद्ध कहां हुआ? पानीपत, हरियाणा के पास, कुरुक्षेत्र के पास युद्ध होता है। तो विषय कौन सा है आप समझिएगा, विषय तो आपका क्या है? इतिहास है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। लेकिन इसको प्रभावित किसने किया? आपके भूगोल ने किया है। तो क्या अलग कर सकते हैं क्या दोनों को? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आज अगर हम बात करें, इसको पॉलिटिकल साइंस से भी जोड़ लीजिए। आज ये सीमाएं बन रही है आपके पास, ये सीमाएं बन रही है यहाँ पर जलीय सीमा है या स्थलीय सीमा है। तो ये विषय किसका है? ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है सर, लेकिन भूगोल से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है? जलीय सीमा है, तो यहाँ पर जलीय सीमा हो गई। आपके यूरोपियन जो होते हैं वो यहीं से आए थे, ठीक है। यहां पर व्यापारिक कोठी बनी थी, ठीक है। तो ये सारा जो संबंधित है भूगोल का विषय, लेकिन अनेक कई विषयों से इसका संबंध है। तो आप यहां पर देखेंगे कि भूगोल यथार्थता हमेशा बहुआयामी होती है। आप समझिए, किसी चीज का एक पक्ष होता है या दो पक्ष, कई पक्ष होते हैं, तो वैसे पृथ्वी के भी बहुआयामी है। बहुआयामी शब्द क्या है आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति के कई आयाम होते हैं। हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति अच्छा वक्ता है सर, वो व्यक्ति अच्छा लेखक भी है,
अच्छा वो टीचर भी है। तो यानी एक आदमी के, एक व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं। तो इस पृथ्वी के पक्ष ही होंगे क्या? पृथ्वी भी बहुआयामी होती है और यथार्थता यानी जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी वास्तविकता, वो भी बहुआयामी होती है। एक पक्ष कभी किसी का नहीं होता। तो यहां पर समझने वाली बात है, जब पृथ्वी बहुआयामी है तो भूगोल भी बहुआयामी होगा या नहीं होगा? भूगोल का भी एक पक्ष, एक विषय संबंध थोड़ी होगा, भूगोल का कई विषय संबंध होगा। जैसे प्राकृतिक विज्ञान विषय देखिए आप, इसका मृदा विज्ञान संबंध है, समुद्री विज्ञान संबंध है, वनस्पति शास्त्र से संबंध है और मौसम विज्ञान संबंध है। जब आप समुद्र के बारे में सुनेंगे तो समुद्री विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, ओशनोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन संबंध उसका किससे है? भूगोल से है। आप वनस्पति शास्त्र के अंदर भी आप, जैसे मान लीजिए कोई बोटनी का विद्यार्थी है, बोटनी का विद्यार्थी आप समझना, वो पढ़ रहा है वनस्पति को पढ़ रहा है कि भाई फ्लोरा, जैसे आप बोलेंगे ये पेड़ यहां पर पाए जाएंगे, देवदार के पेड़ यहां पाए जाएंगे, लेकिन वो पेड़ वहां पर कैसे पाए जाएंगे? वो पेड़ पर, देवदार के पेड़ अगर पर्वतों पर पाए जा रहे हैं ना बेटा, तो वहां क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है, इसलिए पाए जा रहे हैं। पेड़ तिकोने हैं तो जलवायु है, तो जलवायु किसका संबंध हो गया? भूगोल का हो गया। तो दोनों को आप अलग नहीं कर सकते इन विषयों को। वैसे ही सामाजिक विज्ञान विषय, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, इनका भी भूगोल से संबंध है। ठीक है, अर्थशास्त्र का ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर मिल रहा है, छोटा नागपुर के पठार के पास मिल रहा है कि वहां खनिजों का अजायब घर है, वहां पर फैक्ट्रियां हैं, ये मानकर चलिए, है ना, उसके आसपास इसको है, टिस्को है, आप आगे पढ़ेंगे, लोहा इस्पात कंपनियां है। लेकिन ये तो आपने किसमें पढ़ लिया? इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया आपने, अर्थशास्त्र में पढ़ लिया। लेकिन भूगोल कह रहा है कि यहां पर खनिज क्यों है, खनिज की यहां पर प्राप्ति क्यों हुई है, ये चीज आपको जाननी है। तो वो कैसे जाननी होगी? जब अन्य विषयों से इसका संबंध होगा। अब देखिए एक लाइन देखिए, भूगोल यहां पर देखिए, हाँ जी, हाँ, भूगोल का अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इनका निकट का संबंध है। मानते हैं कि भूगोल इतिहास से अलग है, उसकी विषय वस्तु अलग है, मानते हैं भूगोल राजनीतिक ज्ञान से अलग है, विषय वस्तु अलग है, लेकिन इनका इनसे निकट संबंध है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं बेटा, है ना। भूगोल के अंदर आप इसको यूं भी समझ लीजिए कि जैसे हम इसमें आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे यहां पर क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन, तो आप इसको यूं भी पढ़ लीजिए कि भूगोल के अंदर इतिहास ले लीजिए, चाहे राजनीतिक विज्ञान ले लीजिए, चाहे अर्थशास्त्र ले लीजिए, सब एक दूसरे जुड़ी हुई है ना। भूगोल से आप कारण जानते हैं और क्यों जानते हैं, और उसके साथ में आप उन चीजों को पढ़ते हैं। आगे आप देखिए, आगे क्या है? भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। अब हम और गहराई के अंदर जा रहे हैं। जैसे आप अभी तो आप समुद्र के पास बैठकर आप आराम से देख रहे थे, अब आप भूगोल की गहराई में जा रहे हैं। क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। क्षेत्रीय का मतलब आप समझते हैं स्थान का। जैसे इतिहास समय का है, समय भिन्नता का अध्ययन है। कैसे सर? इतिहास ऐसा है कि हमने पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, उसमें अलग परिवर्तन हुआ है, आधुनिक काल में अलग परिवर्तन हुआ है। तो समय के साथ में यात्रा चल रही है ना, लेकिन भूगोल में यात्रा चलती है स्थान के साथ में। किसके साथ में? स्थान के साथ में। देखिए एक लाइन आ रही है कि भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता है। बिल्कुल क्लियर है कि भूगोलवेत्ता धरातल जो होता है ना बेटा, है ना, मैं देखो इस केवल परिचय दे रहा हूं इसके बाद में, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, हर टॉपिक छोटे टॉपिक्स लेंगे जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। भूगोलवेत्ता धरातल पर, धरातल यानी हमारे जो पर्वत पठार मैदान है, उस पर जो विभिन्नता होती है उसका अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनके कारकों को भी जानने का प्रयास करता है। समझिएगा आप कि भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता। सर ये क्या है? समझिए आप, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप यहां पर मान के चलिएगा, मैंने आपको यहां पर कहा कि ये हमारा भारत है। भारत में मैंने ये कहा कि यहां पर क्या है, यहां पर आपके गेहूं है, यहां पर आपके चावल है। तो आपने इतना जान लिया धरातल पर विभिन्नता, यहां पर गेहूं है, यहां पर चावल है, तो ये काफी है क्या? नहीं, आपको कारण जानना पड़ेगा। क्यों यहां पर गेहूं क्यों है, यहां पर चावल क्यों है, यहां पर चावल क्यों है? तो उसका कारण क्या मिलेगा आपको? उसका कारण मिलेगा कि सर गेहूं क्यों है, क्योंकि यहां का तापमान इतना है, यहां पर वर्षा कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर से कम है, यहां की मिट्टी कैसी है, समझ रहे ना आप? तो एक कारण जानना पड़ेगा। तो भूगोल इतना ही नहीं कहता केवल कि आप देखें कि यहां पर ये चीज क्यों है। आपसे पूछे कोई कि यहां पर शेर है, चीता है, भालू है, यहां पर है, तो यहां पर ही क्यों है? रेंडियर है जो आपके साइबेरिया में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो वहीं पर क्यों है? क्योंकि उनके लिए अनुकूल जलवायु वहीं पर मिलेगी। तो यहां पर आप समझेंगे, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए, भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता। वो इतना नहीं देखता कि भाई यहां पर ये है, यहां चावल है, यहां गेहूं, तो कारण जानेगा कि जलवायु का कारण है सर, मिट्टी के कारण है, जलोढ़ मृदा है उसके कारण हो रही है सर, यहां पर लोगों की जो आवश्यकता है उसके कारण हो रहा है। तो ये भूगोल का अध्ययन है। तो भूगोल में आप मुख्यतः कहेंगे कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? क्षेत्रीय भिन्नता का। देखिए भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण भिन्न होता है, हम जानते हैं।
हर देश का भौतिक वातावरण अलग होता है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है। सांस्कृतिक वातावरण जानते हैं क्या आप? सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? सांस्कृतिक वातावरण का मतलब समझिए बेटा कि मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर कहीं घर बना रहा है, कहीं पर रोड बना रहा है, कहीं पर भवन बना रहा है, बड़ी बड़ी मंजिल बना रहा है। तो कहीं किस देश में अलग होगा, किस देश में अलग होगा। आप जो वस्त्र पहन रहे हैं, आपकी भाषा है, आपकी आपका समाज है, ये सब क्या है? सांस्कृतिक वातावरण है। तो भूगोलवेत्ता विभिन्नताओं के कारक व कारणों को जानने का प्रयास करता है ना? कारक को जानता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कहां पर गेहूं है, कहां, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बता रहा है कि भैया और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। यहां पर बताया छोटा नागपुर के पठार के पास में, यहां पर टिस्को है, इसको है, यहां पर कंपनी है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्यों है? क्योंकि यहां पर खनिजों की बहुतायत मिलती है ना, खनिज ज्यादा है यहां पर। तो ये भूगोल का विषय हो गया। तो इससे लाभ क्या होता है? इसका लाभ है कि इससे तथ्यों के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं को देखने की क्षमता विकसित होती है। हम इससे क्या करते हैं कि वर्तमान तथ्य को जानते हैं और भविष्य की घटनाओं, भविष्य के लिए हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। आज मान लीजिए अभी बाढ़ का क्षेत्र चल रहा है, बारिश हो रही है, तो कहीं पर मान लीजिए आपके तटीय क्षेत्र पर आ जाता है, आपके मौसम में आता है कि भारी बारिश की संभावना है, आप थोड़ा सा बचल संभल कर रही है। आता ही नहीं आता है, अभी मौसम की जानकारी दे रहे हैं, तो वो भूगोल से मालूम पड़ रहा है आपको कि ये तथ्यों का पूर्वानुमान तो लगाता ही है और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं को देखने की क्षमता को भी विकसित करता है। आगे देखिए क्या है, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के तथ्य स्थितिक नहीं, अभी तो गत्यात्मक है। मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा, कोई भी इसमें जो लाइनें हैं बिल्कुल आराम से देखिए आप। देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक यानी पर्वत पठार मैदान, मानवीय यानी मनुष्य ने जो भी यहां पर बनाया है, वो दोनों ही तथ्य स्थितिक है, गत्यात्मक हो। स्थितिक नहीं है, माफ कीजिएगा, गत्यात्मक होता है। अब सर स्थितिक क्या होता है? स्थितिक का मतलब होता है स्थिर, आप समझेगा। स्थितिक का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। अब मुझे बताइए कि आज मनुष्य ने ये जो मकान बना दिए हैं, भवन बना दिए, सड़कें बना दी हैं, क्या 100 साल बाद में भी ऐसी रहेगी क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं रहेगी, परिवर्तन होता रहेगा। देश के हिसाब से परिवर्तन, जहां पर जितनी तकनीक है उसके हिसाब से परिवर्तन है। अच्छा, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, जो मिट्टी है, वो भी क्या हजारों साल तक ऐसी रहेगी क्या? नहीं सर, वो भी बदलेगी। तो क्या दिक्कत है इस लाइन में कि मानवीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के तथ्य है, स्थितिक नहीं है, स्थिर नहीं है। ये क्या है? गत्यात्मक है, बदलते रहेंगे। कैसे? समय के साथ में और स्थान के साथ में। दोनों शब्द लिए थे मैंने, समय और स्थान के साथ में। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये बदल भी क्यों रहे हैं? देखिए आप कि पृथ्वी तो परिवर्तनशील है, पृथ्वी तो अपने आप में परिवर्तन कर रही है, बार बार परिवर्तन कर रही है ना। हाँ, प्रकृति परिवर्तन कर रही है और जो मानव वो भी सक्रिय है, मानव भी अपने आप को बदल रहा है। तो मानव प्रकृति का एक अंग है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और प्रकृति मानव पर छाप छोड़ती है, वस्त्र, आवास, व्यवसाय पर प्रकृति का प्रभाव होता है। अब आप समझेंगे सर बताइए लाइन क्या है ना? समझ तो रहे होंगे आप कि मानव प्रकृति का अंग है, मैं प्रकृति का अंग हूं बेटा, लेकिन प्रकृति मेरे पर छाप छोड़ती है। कैसे? आप समझेगा। आज भारत में हम रह रहे हैं तो हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन हम भारत में देख लीजिए, अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां के लोगों की वेशभूषा अलग है ना। आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो वहां की वेशभूषा, जलवायु प्रभावित कर रही है। आप दक्षिणी राज्यों में जाएंगे तो वहां की वेशभूषा अलग है। तो प्रकृति ने प्रभावित किया है। भोजन में देख लीजिए, तटीय क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं वो मछली खा रहे हैं, क्यों? तट के पास मछलियां हैं, उनका भोजन अलग है। आप राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ पर आप यूपी में रह रहे हैं तो वहां पर गेहूं खा रहे हैं। जो उत्तरी पूर्वी भारत में रहेंगे वो चावल खाएंगे। तो क्या हो रहा है कि प्रकृति ने अपनी छाप छोड़ दी है। प्रकृति से आप अलग नहीं हो सकते हैं। आपके वस्त्र पर, आपके आभूषण पर, आपकी भाषा पर, आपके आवास पर, सब जगह प्रकृति की छाप छोड़ती है। ठीक है, आगे देखिए आप इसमें, तकनीक के विकास के साथ मानव ने अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा हुए बंधन को ढीला करने में एक अच्छा प्रयास किया है। आज अगर हम हजारों साल पहले की बात करें, मनुष्य जंगलों में रह रहा था, तो आज क्या जंगलों में रह रहा है क्या? मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके, तकनीक का, जैसे पहिए का आविष्कार किया, तो यातायात क्रांति कितनी बढ़ गई। पहिए का आविष्कार हुआ, सड़कें से गाड़ियां बनी, रेल इंजन बने, ट्रेनें बनी। तो तकनीक के माध्यम से मनुष्य ने क्या कर दिया? प्रकृति के बंधन को ढीला कर दिया। आज आपको एक सेब चाहिए, मान लीजिए कश्मीर का सेब चाहिए, तो आप कश्मीर जाएंगे क्या? नहीं जी, आपको कश्मीर का सेब यहीं मिल जाएगा। तो तकनीक तो थी, आप ने वातानुकूलित करके या रेफ्रिजरेटर में रखकर, कैसे भी करके आपने तकनीक के माध्यम से, परिवहन के साधनों से उस चीज की प्राप्ति यहां पर कर रहे हैं। अमेरिका की चीज की प्राप्ति आप यहां कर रहे हैं। तो आपने प्रकृति को, उसके बंधन को ढीला कर दिया, ढिलाई किया है आपने उस बंधन को। अगर आप पूरी तरह से कर देंगे तो प्रकृति फिर अपना बदला लेगी। तो बंधन को ढीला किया किसके माध्यम से? तकनीकी विकास के माध्यम से।
और कितनी अच्छी लाइन है, एक कवि ने कितनी अच्छी लाइन कही है। बिल्कुल, अब हम अंतिम चरण में है बेटा। क्या कहा है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, कवि कह रहा है प्रकृति को कि आपने मिट्टी बनाई और हमने क्या किया, कप का निर्माण कर लिया उससे, ठीक है। आपने रात्रि का सृजन किया, तो पहले के समय अगर हम बात करें रात्रि का सृजन था, तो पहले के जो लोग जंगलों में रहते थे उनकी रात है तो रात है, जो काम करना है सुबह करना है, कोई पढ़ाई नहीं, कहीं जाना नहीं। लेकिन अब मनुष्य ने क्या कर लिया, दीपक बना दिया, दीपक बना दिया, दीपक से उस रात्रि के प्रकाश, रात्रि के अंधेरे को दूर कर दिया। आपने भूमि, बंजर भूमि, पहाड़ी एवं मरुस्थलों का सर्जन किया, तो हमने उसमें फूलों की क्यारी और बगीचे बनाए। ये मनुष्य कह रहा है। देखो यहां पर एक तो प्रकृति है, रात, और आपने दीपक बनाया। ये आपका तकनीक के माध्यम से आपने उसके बंधन को ढीला कर दिया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति, अब देखो बहुत अच्छी लाइन है बेटा, यहां पर समझिएगा, मानवीकृत प्रकृति यानी प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे, आप मेरे शब्दों को ध्यान सुनना, प्राचीन काल में जाएंगे जब मनुष्य प्रकृति के साथ था, अपने भोजन, अपने वस्त्र के लिए वहां पर निर्भर था, है ना, प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था, तब वो प्रकृति प्रभावित मानव था, उस मानव पर प्रकृति का प्रभाव था। लेकिन आज मानविक प्रकृति है। आज आप देखेंगे आपको ठंडा पानी चाहिए तो आपके पास फ्रीज है। हाँ, आप यहाँ पर बैठे, घर पर बैठे बैठे आप जैसे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आप लाइव वीडियो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो ये भी मानविक प्रकृति है ना। पॉसिबल था क्या पहले कि भाई मैं यहाँ पर आपको मैं जानता भी नहीं हूं, लोग आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मानविक प्रकृति है। प्रकृति पर मानव का प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। तो इसके दर्शन होते हैं और इनके संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। बार बार वो लाइन आ रही है। और अगर इस संबंध को और मजबूत करना है तो परिवहन एवं संचार, भूगोल में परिवहन संचार के साधनों के जाल के माध्यम से सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ गए हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, आप कश्मीर का सेब खा रहे हैं, तो यहां पर कैसे खा रहे हैं, परिवहन के माध्यम से, कि आप उस सेब को यहां पर लेकर आ रहे हैं। तो परिवहन संचार से आप विश्व के किसी भी कोने पर जा सकते हैं। आज पूरा विश्व है, पूरे विश्व के अंदर हमको कहीं पर जाना था तो पहले ट्रेन के माध्यम से, पहले हमको जाने पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमको अमेरिका जाना है, कोई जा पाएगा क्या। लेकिन आप 24 घंटे के अंदर हवाई जहाज के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, ये प्रकृति के कारण, प्रकृति के साथ मनुष्य ने जो प्रभाव जमाया है अपनी तकनीक के माध्यम से आपका ये काम हुआ है। अब मुझे बताइए, चैप्टर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखिए बेटा, बड़ा आसान है। आप पढ़ रहे हैं कि भूगोल क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम पर्वत, पठार, मैदान देख रहे हैं, इसको भी पढ़ना है। मनुष्य ने जो परिवर्तन किए उसको भी पढ़ना है। अगर आप दोनों को अलग अलग कर देंगे तो यहां पर आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया भी था कि जो अगर प्रकृति को पढ़ते हैं तो वो भौतिक भूगोल होता है, और मानव को प्रकृति के साथ पढ़ते हैं तो वो होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल पढ़ेंगे कक्षा 12 में, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल। भूगोल क्या है ये पढ़ लिया आपने, भूगोल क्या है ये भी पढ़ लिया, तो इसका मतलब आप इस चीज को समझ चुके हैं। आगे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये प्रयास समझ में आया होगा। बड़े शांत तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। आपको यहाँ पर एक ही चीज मिली होगी कि भैया भूगोल का मतलब सर यही बताया कि प्रकृति को जानना, मानव के साथ मिलकर जानना, यानी भौतिक पर्यावरण को और मानवीय पर्यावरण को दोनों को एक साथ देखना, उनका अध्ययन करना, वही भूगोल है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, और कोई भी अगर आपको सुझाव हो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।